votes with value 3,67,314. As per the rules for determination of quota, Srimati Meera Kumar has secured 3,67,314 votes and Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes. Therefore, the total valid votes polled is 10,69,358. The quota, therefore, is this total vote valid poll divided by 2 plus 1, which is 5,34,680. Since Shri Ramnath Kovind has secured 7,02,044 votes, which is more than this quota. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Elections Rule 1974, I, Anup Mishra, the Returning Officer for the Presidential Election 2017, hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. सर एक सवाल इस तरफ से सर कई वोट्स इनवैलिड पाए गए सर इस तरफ से मैं प्रशांत हूँ कई वोट्स इनवैलिड आपने दिन में भी अनाउंस किया था 21 तो सांसदों के वोट इनवैलिड I've given you the figure. 77 votes have been found invalid. उसकी वजह क्या रही किन कारणों से ये इनवैलिड होता The invalid सर पिछले चुनाव में कितने वोट्स इनवैलिड हुए The invalidity is on grounds of multiple marking of preference, on ground that preference 1 has not been marked, or on ground that a mark other than the due preference mark has been put on the vote. In 77, the parliamentary votes which are rejected, 21 are the votes of Parliament which have been found invalid, and the balance out of 77 are for the MLAs. वो एक अलग प्रकरण है, बट जो स्टेट वाइज रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको पहले ही सुबह बता दिए थे. बाकी सब जो स्टेट वाइज रिजल्ट्स हैं वो आपको अभी ये सर्कुलेट कर देंगे. फिर से ये आपको सर्कुलेट कर देंगे. In UP, Shri Ramnath Kovind received 335 votes with a value of 69,680. Srimati Meera Kumar received 65 votes with a value of 13,520, and 2 votes were found invalid. This is the last one. We can't go on. I'll ask the PPR to circulate this, but West Bengal. अनूप मिश्रा, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी, इस बात का ऐलान करते हुए कि चुनाव रामनाथ कोविंद ने जीता है राष्ट्रपति पद का और 3,34,730 वोट कोविंद के पक्ष में ज्यादा. कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे. रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और उनके गांव में किस तरह से जश्न का माहौल है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. पहले से ही जिस तरह के आसार नजर आ रहे थे उसी तरह के परिणाम भी. औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करते हुए निर्वाचन अधिकारी अनूप मिश्रा, 65.66% वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में. मीरा कुमार यूपीए की उम्मीदवार चुनाव में हार गई हैं और एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने जीत दर्ज की. मीरा कुमार को 34.35% वोट ही मिल पाए राष्ट्रपति चुनाव में और रामनाथ कोविंद को जो वोट मिले हैं उसके मुताबिक उन्हें
विजयी घोषित करते हुए निर्वाचन अधिकारी 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे रामनाथ कोविंद। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जश्न की, खुशी की, उत्साह की। रामनाथ कोविंद के समर्थन में किस तरह से आतिशबाजी की जा रही है। दिल्ली से लेकर कानपुर तक जश्न की ये तस्वीरें। 3,34,720 वोट से रामनाथ कोविंद ये चुनाव जीते हैं और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कमोबेश वैसे ही परिणाम भी सामने आए हैं। कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है और कुछ मत रद्द भी किए गए, इनवैलिड है, जिसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारी ने। अब ये तय हो गया, रामनाथ कोविंद भारत के नए राष्ट्रपति। शपथ होगी 25 तारीख। 14वें राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद, एनडीए के उम्मीदवार, और उनकी जीत की खुशी में ये जश्न का माहौल। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अब इस औपचारिक ऐलान के बाद किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, तमाम औपचारिकताओं के बीच यहाँ पर जिस तरीके से विशेष व्यवस्था की जाती है वो यहाँ पर की गई है। रामनाथ कोविंद के घर के सामने जहाँ पर अभी फिलहाल वो रह रहे हैं, पूरे के पूरे इलाके को एसपीजी ने यहाँ पर कवर कर लिया है और एक जो प्रोसीजर के मुताबिक सुरक्षा का व्यवस्था है वो यहाँ पर है। और अब से ये उम्मीद जताई जा रही कि थोड़ी देर में पीएम यहाँ पर आएंगे, इसके अलावा लोग हैं वो भी मिलने यहाँ पर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर किसी विशेष व्यक्ति की सुरक्षा होती है जिसमें एसपीजी, दिल्ली पुलिस सब शामिल है, वो यहाँ सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। और अब यहाँ पर अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर पीएम के आने की उम्मीद है। जी, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उनके साथ एक अलग अमला काम करेगा, साथ जुड़ेगा, लेकिन इस वक्त क्या उसकी तैयारियां देखी जा रही है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी विशेष पद पर जो भी आसीन होने वाला होता है व्यक्ति, उसको एसपीजी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और उसी को एसपीजी सुरक्षा के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसपीजी जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और एक पर्टिकुलर एरिया है उसके बाहर आप उसके बाउंड्री आप नहीं क्रॉस कर सकते। दूसरा जो एंट्री है उसको घेर लिया गया है, वहाँ पर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। तीसरा, एक जो प्रोटोकॉल होता है, कोई भी शख्स आता है उसको 3 या 4 स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना होता है, वो यहाँ पर तैयारी कर दी। तो एक अति विशिष्ट जो शख्स की जो तैयारी की जाती वो यहाँ पर उसको इंतजामात वहाँ किए गए हैं। और अब इस जैसे जैसे और समय बीतेगा, यानी कि 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, ये व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। अमित, आप लगातार हमारे साथ बने हैं। विजय चौक से हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जबकि औपचारिक ऐलान हो चुका है, रामनाथ कोविंद भारत के अगले राष्ट्रपति होंगे, 25 तारीख को इसकी शपथ लेंगे, क्रॉस वोटिंग की भी खबरें, ऐसे में किसे और कहां से बड़ा नुकसान समझ में आया? देखिए, सत्ता में है, जाहिर तौर पर वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन कम से कम एनडीए का और बीजेपी का स्ट्रेंथ जो है, जो उसकी ताकत है, देश के कई भागों में बढ़ी है, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, गुजरात से सूत्र बताते हैं कि गुजरात में भी कुछ क्रॉस वोटिंग के समाचार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है कांग्रेस के लिए वो आंध्र प्रदेश से आई है। वहाँ सूत्र बताते हैं कि वहाँ कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर पर थे, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को वोट मिले ही नहीं है, कांग्रेस को वोट मिले ही नहीं है। तो बीजेपी को, सारे एनडीए उम्मीदवार को वहाँ वोट मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नागालैंड में कांग्रेस को सिर्फ 1 वोट मिला है, सिक्किम में सिर्फ 1 वोट मिला है। तो जाहिर तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां से भी काफ़ी वोट मायने रखते हैं, वहां के कई राज्यों से कांग्रेस सफाया है या फिर उनको 1 या 2 वोट ही मिल पाए हैं। तो जाहिर तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग के चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि 65.5% वोट लेकर रामनाथ कोविंद विजयी घोषित हुए हैं। और लेकिन ये चीज़ तो अब रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल।
आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं इस पूरे चुनाव के, ज्यादा जानकारी के साथ देश के अगले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद और लगातार आप न्यूज 18 इंडिया पर कवरेज देख रहे हैं। कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं, किसको कितने वोट पड़े हैं, कौन किसके साथ रहा, किसको कितने प्रतिशत वोट पड़ा, ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत किसको कितने वोट पड़े हैं इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि रामनाथ कोविंद को कितने वोट पड़े हैं और फिर मीरा कुमार को बताते हैं आपको कि कितने वोट पड़े हैं। एक बार फिर से हम आपको बताने चलते हैं, इससे पहले हम 3 चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे किसको कितने वोट पड़े हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मीरा कुमार, दलित वर्सेस दलित इस बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ और ऐसे में रामनाथ कोविंद लगभग 7,02,000 के करीब उन्हें वोट मिले हैं और वहीं मीरा कुमार की हम बात करें तो 3,06,060 के करीब उन्हें वोट पड़े हैं। तो वोट का फासला लगभग आधे के करीब लग रहा है। जितना प्रतिशत रामनाथ कोविंद का रहा है उसके आधे पर सिमटती हुई मीरा कुमार का वोटों की गिनती के बाद जो नतीजे हैं वो नजर आए हैं और ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दलित वर्सेस दलित का जो ये इस वक्त इलेक्शन हुआ है राष्ट्रपति चुनाव का, इसमें विरोधियों को बहुत कुछ सीखने के लिए या फिर समझने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो एनडीए के रामनाथ कोविंद 7,02,000 वोटों के साथ जीत के साथ नॉमिनेट हो गए हैं, राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। उनका नाम रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐलान कर दिया है औपचारिक तौर पर। वहीं मीरा कुमार आधे पर सिमट कर रह गई हैं 3,60,000 वोटों के साथ। इसके अलावा यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि किसको कितने प्रतिशत वोट पड़ा है। ऐसे में हम लगातार आपको बता चुके हैं कि किसको कितने वोट पड़े, कौन किसके साथ है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं यह भी जान लीजिए। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार का जो वोट परसेंटेज है वो समझ लीजिए। 65.66% जो वोट प्रतिशत है वो रामनाथ कोविंद के खाते में गया है। वहीं दूसरी तरफ मीरा कुमार के पास, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा समझा जा सकता है, 34.35%। इस वोट परसेंटेज के जरिए भी बहुत कुछ सियासत समझ आ रही है। दलित वर्सेस दलित का तो ये चुनाव था ही, साथ ही साथ रामनाथ कोविंद एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम को लेकर 1.5-2 महीने पहले किसी तरह की सुगबुगाहट ही नहीं थी कि ये बिहार के राज्यपाल का वो चेहरा जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं और आज राष्ट्रपति होंगे अगले, इसका ऐलान भी हो गया है। और इसी के साथ हम रुख करेंगे, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इस चुनाव के नतीजों के बाद क्या कुछ समझने और देखने की आवश्यकता है विपक्ष को? देखिए, 2 चीज़ें साफ है। विपक्ष को देश के कई राज्यों में अपनी स्थिति फिर से मजबूत करनी पड़ेगी और एक जो मजबूत नेता और एक लीडरशिप की बात होती है, नेतृत्व की बात होती है, वो देना पड़ेगा ताकि जो भटकाव आ रहा है विपक्ष की राजनीति में वो कम से कम सामने ना आए। कई राज्यों में, मैंने पहले भी बताया था, कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। आंध्र प्रदेश में सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पूर्वोत्तर के राज्यों में, वहाँ सिक्किम में सिर्फ 1 वोट मिला है और नागालैंड में सिर्फ 1 वोट मिला है पार्टी को। तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए मुश्किल की घड़ी है, एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं और ये 65.5% से ज्यादा वोट ये दिखाता है कि 2/3 वोट उनको रामनाथ कोविंद को पड़ा है जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष भले ही दावा करे, कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अब तक का सबसे ज्यादा वोट विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मीरा कुमार ने पाया है। लेकिन एक चीज ये भी साफ है कि 1/3 वोट तक ही वो सिमट कर रह गए हैं। तो ये हकीकत है जिसको आने वाले दिनों में विपक्ष को समझना पड़ेगा और नेतृत्व को समझना पड़ेगा उनके। तो जैसा अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं शेष नारायण जी की विपक्ष को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है इन चुनाव के नतीजों से, क्योंकि पहले ही हम ये मान के चल रहे थे कि औपचारिक ऐलान रामनाथ कोविंद का होना है, लेकिन ये पूरा चुनाव शक्ति प्रदर्शन था जिसमें बहुत हद तक उन विरोधियों को भी अपने साथ लेकर आने पर मजबूर किया है एनडीए ने, जिनका दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। शेष नारायण जी, ये इलेक्शन, अमिताभ ने जो बात कही कि अब तक के विपक्षी उम्मीदवारों में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष ये है कि अब तक जो चुनाव होते रहे हैं उसमें इस तरह से ऐलानिया दोनों विपक्ष और पक्ष गठबंधन हैं या सहयोगी दल हैं, उनकी इस तरह से डिमार्केशन नहीं होता था। तो उसमें जैसे फखरुद्दीन अहमद के खिलाफ त्रिदीप चौधरी लड़े थे, कोई जोड़ ही नहीं था, लेकिन उनको बहुत कम वोट मिला और सब कहते थे सिंबॉलिक हैं। HR खन्ना लड़े थे ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ,
एच.आर. खन्ना मतलब इमरजेंसी को चैलेंज करने वाले जस्टिस रहे थे और लॉ मिनिस्टर भी बने, एक दिन के लिए बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको समझ में नहीं आया, तो बहुत बड़े आदमी थे। तो उन सब चुनावों में इस तरह से एकदम अगले चुनाव के लिए जो मैदानबाजी होती थी वो नहीं होती थी। इस चुनाव का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये चुनाव एक रिहर्सल था, एक तैयारी थी कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी लामबंदी कैसे की जाए। और उस लामबंदी के लिहाज से कांग्रेस का, अब गुजरात में ही क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने क्रॉस वोटिंग के मुलायम सिंह ने की ही। तो वो जो क्रॉस वोटिंग है इसका मतलब विपक्ष की इस वक्त राजनीति गड़बड़ है और ज़्यादातर वही लोग हैं इनके तृणमूल के अलावा और अरविंद केजरीवाल के अलावा ज़्यादातर तो हारे ही वो लोग हैं उधर। तो इस माहौल में अब इनको क्या, और सत्ता के कहीं लालच है नहीं, क्योंकि नेता, ये तो सही बात है कि ज़्यादातर सत्ता की लालच में राजनीति में होते हैं। हाँ। तो सत्ता वत्ता कहीं है नहीं, तो कैसे ये लोग अपने आप को यूनाइट करेंगे, ये बात इनको गंभीरता। तो जिस महागठबंधन को लगातार थोड़े थोड़े समय में हवा दी जाती है, उस महागठबंधन में ये स्थिति आज राष्ट्रपति चुनाव की बहुत कुछ कह रही है। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद जीत चुके हैं। कोविंद का जो परसेंटेज है जीत का वो है 65.66% और सीधे तौर पर इसे माना जा सकता है कि एक बड़ी जीत ये एनडीए के। मीरा कुमार को 34 के करीब प्रतिशत वोट पड़े हैं। कानपुर से प्रांशु हमारे साथ रामनाथ कोविंद के घर के बाहर खड़े हुए हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से प्रांशु आ रही हैं? देखिए, ढोल में नगाड़ों के ऊपर लगातार डांस का सिलसिला चल रहा है, लोगों में उत्साह है और इस तरीके का माहौल यहाँ सुबह से। जैसे ही ये खबर आई कि रामनाथ कोविंद आधिकारिक रूप से चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर दिए गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, लगातार डांस चल रहा है और इस उत्साह की कोई सीमा नहीं है। लोग खुश हैं कि उनके बीच का आदमी, उनके गांव का आदमी इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर आसीन होगा और इसलिए ये जो जश्न का माहौल शुरू हुआ है ये शायद 25 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा, रुक रुक करके, जब तक कि कोविंद जी फाइनली राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले लेते हैं। 25 जुलाई वो तारीख तय हुई है। 5 दिन बाद जब शपथ लेने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। ऐसे में वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया भी हम चाहेंगे कि आप सुनवाएं। क्या प्रतिक्रिया आपको, आधिकारिक रूप से चुनाव जीता हुआ डिक्लेयर कर देंगे, कितनी बड़ी खुशी का मौका है इस गांव के लिए जो उनका पैतृक गांव है? जी, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय रामनाथ कोविंद जी, जिनको कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और आज वो निर्वाचित हो गए हैं। चलिए, आपको लगता है कि वो चुनाव जीते, ये क्षेत्र वीवीआईपी हो गया, यहाँ पे विकास का भी एक नया दौर शुरू होगा? जी देखिए, अगर विकास की हम बात करें तो विकास तो ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि हमारे आप लगता है खाली भाजपा की बात कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आपको लगता है कि क्या विकास होगा यहाँ पे, क्या उम्मीद है यहाँ पे वो नौजवानों को कुछ नए मौके मिलेंगे, ऐसा लगता है आपको? ठीक है, आपके लिए क्या लगता है क्षेत्र के लिए गांव वीवीआईपी गांव हो गया, तो वीवीआईपी गांव में आपको लगता है कि उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद आएंगे यहाँ पे? उम्मीद है? देखिए, ये उत्साह है, लोगों को उम्मीद है कि वो एक मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं, एक जमीनी नेता हैं। गवर्नर बनने के बाद भी वो 2 मरतबा यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए लोगों को उम्मीद है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी रामनाथ कोविंद जरूर इस गांव में आएंगे जहां वो पैदा हुए और जहां पे उनके शुरुआती बचपन के दिन गुजरे हैं। शेष नारायण जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक तरफ हम जश्न की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहीं दूसरी तरफ दलित वर्सेस दलित के चुनाव को लेकर हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो अपने दलित वोट बैंक को बपौती मानती थी कि वो तो कहीं खिसक कर जाएगा नहीं, बहुत कुछ कह दिया नतीजों ने हाल फिलहाल के, और आने वाले समय में ये जो नतीजे आए हैं ये किस तरह से इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी दलितों को लेकर जो सियासत कर रही है वो राष्ट्रपति चुनाव में मास्टर स्ट्रोक में पूरी तरह से सफल होती हुई दिखी है। शेष नारायण जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल दलित, जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी पहले अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, व्यापारी वर्ग की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, एक्चुअली इसके पहले हुआ यह था कि जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे
तो उन्होंने जो 27% मंडल कमीशन के रिजर्वेशन थे उसमें से जो अति पिछड़े लोग हैं उनके लिए अलग से काट के रिजर्वेशन किया था। उसका बड़ा विरोध हुआ और बहुत कम समय उनकी सरकार रही, लेकिन उसको नीतीश कुमार ने डेवलप किया। तो वो जो फिलॉसफी है, फार्मूला जातियों के को रियलाइन करने का, वो राजनाथ सिंह फार्मूला कहा जाता है। और उसको इन लोगों ने, अमित शाह जब नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया गोवा में, तो बड़े बड़े सूरमा जो बीजेपी के बड़े नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी गुट के बड़े नेता, वो सब उनके खिलाफ। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना रिजर्वेशन घोषित करके चले आए और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने उसी को, कि जो अपनी पहले से आइडेंटिफाइड जातियां हो तो नहीं है, और उधर बहुजन समाज का राजनीतिक सफल प्रयोग कर चुके थे काशीराम। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसी बहुजन को साथ लेने का जो कार्य प्रारंभ किया था, राष्ट्रपति चुनाव में एक शुद्ध गांव का राष्ट्र, दलित तो बाबू जगजीवन भी थे, वीरा कुमार भी हैं, M.K. नारायण भी थे, बहुत लोग दलित थे, लेकिन ये असली दलित जो हम जैसे जो हम गंगा जमुना के दोआब में या गोमती के किनारे जिस तरह के दलित हम देखते हैं, उस तरह का गांव हम देख रहे हैं। तो वो दलित को असली अर्थों तो में एनडीए का मास्टर स्ट्रोक, राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद जीत गए हैं, इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है। 25 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लगातार खास कवरेज जारी है। देश के पहले नागरिक का एक बार फिर से चुनाव हो गया है। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का नाम आखिरकार तय हो चुका है। एनडीए के रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति होंगे। कोविंद ने मीरा कुमार को करीब 3,35,000 वोटों से हराया है। कोविंद को 7,02,044 वोट मिले हैं, जबकि मीरा कुमार को 3,66,340 वोट मिले हैं। तो लगभग आधे पर ही सिमटती हुई नजर आई है रामनाथ कोविंद के मुकाबले। अगर हम तुलना करें मीरा कुमार के वोटों की, तो एक बड़ा विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए समझने का गणित इस राष्ट्रपति चुनाव के साथ कि कौन उनके साथ हैं और कौन उनके साथ नहीं है। एनडीए के लिए खुश होने का मौका इस लिहाज से ये ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो धुर विरोधी माने जाते थे वो भी साथ होते हुए दिखे। रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं आप। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मुझे ये जिम्मेदारी दिया जाना देश के ऐसे हर व्यक्ति के लिए एक संदेश भी है जो ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। मैं देश के सभी लोगों को नमन करते हुए
उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुन रहे थे, जो औपचारिक ऐलान के बाद कुछ भावुक भी नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये तस्वीर और प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद को शुभकामनाएं दी हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रामनाथ कोविंद, वो चेहरा जो 1.5 से 2 महीने पहले किसी के जहन में भी नहीं रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए घोषित कर सकती है। लेकिन आज आखिरकार औपचारिक ऐलान हो चुका है रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने का, और ये वो तस्वीर है जो साथ में प्रधानमंत्री की उनकी रही है। और आज औपचारिक ऐलान राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद के होने के बाद प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट की है तस्वीर और शुभकामनाएं रामनाथ कोविंद को दी है। तो रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर, जब दोनों ही इस तरह से नजर आ रहे हैं, गर्मजोशी या यूं कहें कि एक तरह की केमिस्ट्री दिख रही है इस तस्वीर में, और इस केमिस्ट्री का इतना दूरगामी असर इस वक्त हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर ऐलान होना और फिर राष्ट्रपति चुना जाना, ये दोनों ही तमाम बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं इस तस्वीर के बाद। प्रांशु, हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री ने वो तस्वीर ट्वीट की है जिसमें रामनाथ कोविंद उनके साथ हैं। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं, यहां पर भी रामनाथ कोविंद और वहां पर मौजूद लोगों का साथ बहुत पुराना है। जरा बताइए अब वहां क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर सुबह से जश्न का माहौल है और वो माहौल लगातार जारी है। काफी संख्या में लोग आसपास के गांवों से भी आए हुए हैं। निश्चित तौर पे उनके अंदर उत्साह है, मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ दलित एक समुदाय विशेष के लोग इस जश्न में शामिल हैं। सभी समुदाय के लोग, यहाँ तक कि दूसरे धर्मों के लोग भी, तमाम अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हमें मिले यहाँ पर, जो इस बात से खुश है, इस बात से बहुत गौरवान्वित है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति, उनके गांव का, उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेगा 25 तारीख को। आप तमाम बातचीत जरूर हमें सुनवाइएगा, वहाँ गाँव के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान इस चुनाव में औपचारिक ऐलान के बाद कुछ कह रहे हैं। तो उनके हितों को हमेशा देखेंगे। वैसे सरकार का जो एजेंडा है वो प्रो पुअर है, तो मैं उनके जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि जिन्होंने जो है ये कदम उठा करके और दलितों के बीच में जो है एक आशा का जो है किरण जो है न सिर्फ जगाया है बल्कि उनको पूरा विश्वास दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में, भाषणों में कहते रहे हैं कि वो गरीबों की सरकार है और दलितों की मसीहा है, और इस बात को रामविलास पासवान अपने बयान में जिक्र कर रहे थे कोविंद के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद।